हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डीएनए द्विगुणन और डीएनए प्रतिकृतियन यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डीएनए रेप्लिकेशन किसे कहते हैं, डीएनए द्विगुणन किसे कहते हैं। डीएनए की एक कॉपी से डीएनए की दो एग्जैक्ट कार्बन कॉपीज या दो एग्जैक्ट कॉपीज बनने की प्रक्रिया को हम डीएनए द्विगुणन यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। अर्थात डीएनए रेप्लिकेशन वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसमें एक डीएनए अणु से दो डीएनए अणुओं का निर्माण होता है। यानी कि एक डीएनए मॉलिक्यूल से अणु से दो डीएनए अणुओं के निर्माण की प्रक्रिया डीएनए रेप्लिकेशन कहलाती है, डीएनए द्विगुणन कहलाती है। डीएनए का जो द्विगुणन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव यानी कि अर्ध संरक्षी होता है, प्लस सेमी डिसकंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस यानी कि डिसकंटिन्यूअस या सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है। यानी कि सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, यानी कि अर्ध संरक्षी का मतलब क्या है कि वह प्रोसेस जिसमें एक डीएनए अणु की जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं दोनों पहले अलग अलग होते हैं और इन दोनों स्ट्रैंड्स के सामने एक नया, इन दोनों टेम्पलेट के सामने एक नया स्ट्रैंड बनता है जिसमें एक जो ये वाले ब्लैक वाले दिखाई दे रहे हैं ये तो पेरेंटल है यानी कि पैतृक है, पेरेंटल स्ट्रैंड्स है, जबकि जो ब्लैक में हमने दिखाया है, जो ब्लू में दिखाया है, ये न्यू है, न्यू स्ट्रैंड्स है जो इसके सामने बने हैं। तो सेमी कंजर्वेटिव यानी कि अर्ध संरक्षी, अर्ध माने आधा, संरक्षी मतलब जो बचा रहता है। तो सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, जिसमें दोनों स्ट्रैंड्स पहले अलग अलग होते हैं और दोनों अलग अलग स्ट्रैंड्स के सामने एक एक नया स्ट्रैंड्स बनता है, जिससे जो एक डीएनए अणु से दो डीएनए अणु बनते हैं उसमें एक स्ट्रैंड पेरेंटल होता है, पुराना होता है, ओल्ड होता है, जबकि दूसरा जो स्ट्रैंड होता है एक मॉलिक्यूल में, एक अणु में, वो नया बनता है और उसका संश्लेषण पुराने डीएनए टेम्पलेट पर, पैतृक टेम्पलेट पर होता है, स्ट्रैंड्स पर होता है। अब डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। अब डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, असतत होता है, यानी कि सतत नहीं होता है। जब डीएनए के दो स्ट्रैंड्स के सामने डीएनए बनता है तो सेम एंजाइम यूज होता है, डीएनए पॉलीमरेज, तो वो एक स्ट्रैंड पर कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनाता है, जबकि दूसरे स्ट्रैंड पर वो छोटे छोटे टुकड़ों में स्ट्रैंड्स बनाता है जिन्हें ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं, और ये बाद में ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, ओकाजाकी खंड जुड़कर एक कंप्लीट नया स्ट्रैंड बनाते हैं। तो इस पर जो वाला स्ट्रैंड है इस पर तो लगातार कंटिन्यूअस यानी कि एक स्ट्रेच में, एक खंड में, बड़े खंड में डीएनए का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है उस पर छोटे छोटे टुकड़ों के बीच में बनता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस या सेमी डिसकंटिन्यूअस। तो सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि एक स्ट्रैंड पुराना, ओल्ड, पेरेंटल, और एक नया बनना, और डिसकंटिन्यूअस का मतलब एक स्ट्रैंड पर कंटिन्यूअस बनता है, दूसरे पर छोटे छोटे टुकड़ों बनता है, इसलिए ये कंटिन्यूअस सिंथेसिस नहीं होता, इसलिए इसको सेमी डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं, अर्ध सतत बोलते हैं। अब डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया, मैकेनिज्म। डीएनए रेप्लिकेशन की जो मैकेनिज्म है वो एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अनेक एंजाइम्स यूज होते हैं, अनेक प्रोटीन यूज होते हैं और इसमें अनेक न्यूक्लियोटाइड्स यूज होते हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड्स जो इसमें यूज होते हैं वो ट्राइफॉस्फेट के रूप में होते हैं। और जब ये यूज होते हैं तो इसका यूज होने से दो फायदा होता है कि ट्राइफॉस्फेट में से दो फास्फेट जब निकलते हैं
तो एनर्जी निकलती है, ऊर्जा निकलती है, और इस एनर्जी का यूज इस मैकेनिज्म के दौरान होता है, अर्थात डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान होता है, जिसके कारण जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी पर निर्भर नहीं करती, अर्थात इसके रेप्लिकेशन के दौरान जो ट्राइफॉस्फेट्स होते हैं उनमें से 2 फॉस्फेट जब पृथक होते हैं, अलग होते हैं, तो अलग होने के बाद उनमें ऊर्जा निकलती है, एनर्जी निकलती है, और उसी एनर्जी का यूज डीएनए रेप्लिकेशन में हो जाता है। अब डीएनए मैकेनिज्म में, रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म में जो पहला स्टेप है वो है डीएनए प्रतिकृति का समारंभ। का समारंभन यानी कि इनिशिएशन, यानी कि स्टार्ट होना। डीएनए रेप्लिकेशन एक विशिष्ट स्थान से स्टार्ट होता है और उस विशिष्ट स्थान को हम बोलते हैं ORI, यानी कि ORI मतलब क्या होता है इसका, रेप्लिकेशन ओरिजिन। यानी कि प्रतिकृतियन आरंभन, जहां से वो स्टार्ट होता है। अगर ये डीएनए है तो डीएनए में अगर इस पॉइंट से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है तो ये ORI कहलाता है। और प्रोकैरियोट्स में एक ORI होता है, जबकि यूकैरियोट्स में हजारों क्रमबद्ध लगे हुए ORI होते हैं, क्योंकि यूकैरियोट्स में डीएनए बड़ा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है, और वहां पर हजारों क्रमबद्ध लगे हुए ORI होते हैं जिन्हें रेप्लिकॉन कहते हैं। तो रेप्लिकेशन ओरिजिन एक विशिष्ट स्थान से होता है, यानी कि रेप्लिकेशन ओरिजिन एक विशिष्ट स्थान है डीएनए पर जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, जहां से डीएनए का द्विगुणन स्टार्ट होता है। अब जो ओरिजिन है वो प्रोकैरियोट्स में एक होता है, जबकि यूकैरियोट्स में वो हजारों क्रमबद्ध इकाई होती है जिन्हें हम रेप्लिकॉन कहते हैं। अब अगर डीएनए का रेप्लिकेशन होना है तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो 2 डीएनए के स्ट्रैंड्स आपस में वाइंड है, आपस में जुड़े हुए होते हैं, उनका पृथक होना आवश्यक है। तो दूसरे स्टेप में डीएनए स्ट्रैंड्स का, डीएनए खंड जो हेलिक्स है, डीएनए स्ट्रैंड्स का विकुंडलन होता है, यानी कि अनवाइंडिंग, इसे अनजिपिंग भी बोलते हैं। 2 स्ट्रैंड्स के जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स है उनका पृथक होना विकुंडलन यानी कि अनवाइंडिंग कहलाता है। और अनवाइंडिंग होती क्यों है कि जो 2 नाइट्रोजिनस क्षार होते हैं डीएनए में, 2 स्ट्रैंड्स के जो नाइट्रोजिनस क्षार होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अगर ये डीएनए है और ये 2 स्ट्रैंड्स हैं, यहाँ पर एडेनिन है, यहाँ पर थाइमीन है, यहाँ पर ग्वानिन है, यहाँ पर साइटोसिन है, तो ये जो आपस में जुड़े हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं तो ये 2 स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं, अर्थात 2 स्ट्रैंड्स के टूटने के लिए, हाइड्रोजन अलग होने के लिए, विकुंडलन के लिए, अनवाइंडिंग के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड का टूटना आवश्यक होता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं उसके लिए एक एंजाइम होता है, इसका नाम होता है हेलिकेज या सिविलेज, जो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़कर 2 स्ट्रैंड्स के बीच में डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स को पृथक करता है। इसे रैप प्रोटीन भी बोलते हैं। और जो एक एंजाइम और होता है टोपोआइसोमरेज, ये टोपोआइसोमरेज डीएनए के एक स्ट्रैंड में छोटा सा कट लगाता है, और इस कट लगाने से जो प्रोसेस होता है हम इसको बोलते हैं निकिंग। डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा पे कट लगाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, निकिंग बोलते हैं। और एंजाइम का नाम होता है टोपोआइसोमरेज। हेलिकेज बॉन्ड तोड़कर 2 स्ट्रैंड्स को पृथक करता है। और एक और प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है SSB, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का काम क्या होता है कि जो 2 स्ट्रैंड्स अब अलग अलग हुए, 2 जो श्रृंखलाएं अलग अलग हुई हैं, उनको स्टेबलाइज रखना, उनको स्थिर रखना, जिससे वो दोबारा से रिकॉइल ना हो सके। तो डीएनए के जो स्ट्रैंड्स का विकुंडलन है वो हेलिकेज एंजाइम से होता है। और जो ये
अनवाइंडिंग होती है ये Mg++ की प्रेजेंस में होती है और एल्केलाइन मीडियम में होती है। क्षारीय माध्यम प्लस Mg++ की उपस्थिति में होती है। Mg++ कोफैक्टर की तरह काम करता है। इसके बाद जो तीसरा है वो है प्राइमिंग। प्राइमिंग प्रोसेस में आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमर बोलते हैं। और प्राइमर के बनने को हम क्या बोलते हैं, प्राइमिंग बोलते हैं। और एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज या जो दूसरा एंजाइम होता है प्राइमेज, उसका दूसरा नाम है प्राइमेज, वो आरएनए का एक छोटा टुकड़ा बनाते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आरएनए का छोटा टुकड़ा क्यों बनता है। स्ट्रैंड्स का हिंदी, शैलेंद्र सिंह बेटे, स्ट्रैंड का मतलब होता है यहां पर 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है डीएनए में, जिसको हम इंग्लिश में स्ट्रैंड्स या हेलिक्स कह देते हैं, और हिंदी में एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होते हैं। तो 2 स्ट्रैंड्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो जो प्राइमिंग होता है, उस प्राइमिंग में क्या होता है कि एक छोटा सा आरएनए का टुकड़ा बनता है। लेकिन ये आरएनए का टुकड़ा क्यों बनता है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो डीएनए का संश्लेषण करेगा, डीएनए का नया खंड बनाएगा, डीएनए का नया स्ट्रैंड बनाएगा, हेलिक्स बनाएगा, वो जो स्ट्रैंड बनता है वो बनाता तो है, लेकिन उसके अंदर एक कमी है। कमी क्या है कि वो उस स्ट्रैंड्स को स्टार्ट नहीं कर पाता। यानी कि जो नया स्ट्रैंड बनता है, नया खंड बन रहा है, जो नया जो श्रृंखला बन रही है, उसको स्टार्ट नहीं करता, अर्थात वो पहला न्यूक्लियोटाइड नहीं जोड़ सकता वहां पर। इसीलिए उसकी कमी को पूरा करने के लिए एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज या प्राइमेज एक छोटा सा आरएनए का टुकड़ा बनाता है। आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, तो यानी कि वो पहला न्यूक्लियोटाइड्स वहां जोड़ता है और कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स के साथ वो एक आरएनए का छोटा टुकड़ा बनाता है। और इस आरएनए के टुकड़े को, यानी कि आरएनए प्राइमर के आगे अब डीएनए पॉलीमरेज जो होता है उसको एक नया स्ट्रैंड डीएनए का बना देता है। बाद में ये आरएनए प्राइमर एंजाइम की सहायता से हटा दिया जाएगा। तो प्राइमिंग का मतलब क्या है कि एक छोटा सा आरएनए का टुकड़ा बनना। आरएनए का टुकड़ा क्यों बनाया जाता है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो मेन एंजाइम है डीएनए के रेप्लिकेशन में, डीएनए द्विगुणन में, जो डीएनए का नया स्ट्रैंड बना रहा है, वो रेप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं कर सकता। लेकिन उसको जो न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ गए हैं वहां पर, जो आरएनए बन गया है, उसके आगे अब नए स्ट्रैंड्स बनाएगा, एक नया स्ट्रैंड बनाएगा और एक न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना प्रारंभ करता है। तो प्राइमिंग में आरएनए का छोटा सा टुकड़ा बन जाता है। अब जो नेक्स्ट है, अब जब आरएनए का टुकड़ा बनता है तो इससे जब स्ट्रैंड्स खुल जाते हैं तो एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बनती है, इसे बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क, यानी कि द्विगुणन दुशाख। 2 शाखा में बंटने जैसी वाली बात है, इसलिए इसको 2 शाख बोलते हैं। और जो चौथा स्टेप है वो है नए रज्जुक का दृढ़ीकरण। दीर्घीकरण का मतलब इलोंगेशन। अब जो डीएनए पॉलीमरेज होता है इस आरएनए प्राइमर पर आगे की तरफ नए न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ता है, और न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ते समय वो ट्राइफॉस्फेट के रूप में आते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं जिसमें से 2 फास्फेट निकल जाते हैं, और 2 फास्फेट निकलने से एनर्जी उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ऊर्जा के उत्पन्न होने से जो ये ऊर्जा होती है वो इस रेप्लिकेशन प्रोसेस में जो ऊर्जा लगती है उसमें यूज हो जाती है। अर्थात ये जो रेप्लिकेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी पर निर्भर नहीं करता। अब जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो अब इस आरएनए प्राइमर के आगे डीएनए का नया स्ट्रैंड्स बनाता है, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता चला जाता है एक एक करके। लेकिन जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी वाला जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला जो स्ट्रैंड होता है उसके सामने जो डीएनए बनता है वो कंटिन्यूअस बनता है, लगातार बनता है, सतत बनता है। लेकिन यही एंजाइम घूमकर जब यहां आएगा और वो सेम एंजाइम जब आगे इस टुकड़े पर डीएनए का स्ट्रैंड बनाएगा जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। अब बात हमें याद क्या रखनी है कि डीएनए का जो बनना होता है वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। अब ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्या होता है कि डीएनए में जो लास्ट पार्ट होता है उसमें एक जगह
3rd पोजीशन खाली रहती है और दूसरी जगह 5 पोजीशन खाली रहती है, और जहां 3rd पोजीशन खाली है उसकी सामने 5 पोजीशन होगी उसी स्ट्रैंड पर, और जहां पर 5 स्ट्रैंड खाली है शुगर वाला वो उसके सामने 3 प्राइम होगा लास्ट में। अब 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर ही इसका संश्लेषण होता है। तो अब यहां पर चूंकि ये 3 प्राइम है तो यहां पर ऑब्वियसली ये 5 प्राइम होगा और यहां पर ये ऑब्वियसली 3 प्राइम होगा, तो यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन यही सेम एंजाइम अब दूसरे स्ट्रैंड पर यूज होता है, और जब ये दूसरे स्ट्रैंड पर यूज होता है तो यहां पर जो डायरेक्शन है वो इसका रिवर्स है। इसमें ये डायरेक्शन इसकी ऐसे थी, लेकिन अब इसकी डायरेक्शन कैसी हो गई, इसकी रिवर्स हो गई, उल्टी हो गई, और सेम एंजाइम यूज हो रहा है। इसीलिए अब क्या होता है कि यहां पर जो आरएनए प्राइमर बनते हैं वह कई सारे बनेंगे, और हर आरएनए प्राइमर के सामने छोटा छोटा टुकड़ा बनेगा, यानी कि डीएनए का जो संश्लेषण हो रहा है यहां पर वो छोटे छोटे टुकड़ों में बनता है, और इन टुकड़ों को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, क्योंकि सबसे पहले इनको रेजी ओकाजाकी ने बताया था, इसलिए उनके नाम पर, उनके ऑनर में इसको ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। अब जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बनते हैं ये बाद में जोड़े जाएंगे लाइगेज की सहायता से, और इनके बीच का गैप भरा जाएगा डीएनए पॉलीमरेज 1 की सहायता से। अब जो यह स्ट्रैंड कंटिन्यूअस बनता है इसे बोलते हैं हम लीडिंग स्ट्रैंड, यानी कि अग्रगामी स्ट्रैंड, और जो छोटे छोटे टुकड़ों में बनता है उसे हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, यानी कि पश्चगामी स्ट्रैंड। अब जो यहां पर पश्चगामी स्ट्रैंड बना है यानी कि लैगिंग स्ट्रैंड बना है, तो लीडिंग स्ट्रैंड में तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन इसके अंदर अब 2 दिक्कतें हैं। क्या कि ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, अब आप इनको मान के चलो कि ये ऐसे ऐसे हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में है। अब इनमें 2 कमियां हैं। 2 कमी क्या है कि एक तो उनके बीच में जो गैप है वो भरा जाएगा, और दूसरा इन गैप के बीच में जो डीएनए है उनको आपस में जोड़ा जाएगा। तो डीएनए के जो गैप हैं इनको भरने का काम कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज 1। जो मेन एंजाइम है वो डीएनए पॉलीमरेज 3rd होता है, जो अभी आगे हम पढ़ेंगे कि डीएनए पॉलीमरेज कौन सा होता है, और जो इनको जोड़ने का काम होता है वो डीएनए लाइगेज करता है, और डीएनए लाइगेज से जुड़कर एक कंप्लीट डीएनए का स्ट्रैंड बन जाता है। तो इस प्रकार से एक स्ट्रैंड पर लगातार बनते हैं, दूसरे स्ट्रैंड पर कंटिन्यूअसली नहीं बनते, धीमे धीमे बनते हैं, स्ट्रैंड से बनते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बनते हैं, जिन्हें ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। अब जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में 3 प्रकार के होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज मेन एंजाइम है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज जो है वो 3 प्रकार का होता है प्रोकैरियोट्स में, और 5 प्रकार का होता है यूकैरियोट्स में। पहले हम प्रोकैरियोट्स में पढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज यानी कि आध केंद्रीय। अब पहला होता है डीएनए पॉलीमरेज 1, 2nd और 3rd। तो डीएनए पॉलीमरेज 2nd, डीएनए पॉलीमरेज 3rd। जो मेन एंजाइम है वो है डीएनए पॉलीमरेज 3rd, जो रेप्लिकेशन करता है। और जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है उसका काम क्या होता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है उसकी खोज कॉर्नबर्ग ने की थी, इसलिए इसको कॉर्नबर्ग एंजाइम भी बोलते हैं। और ये एंजाइम जो होता है वो एक तो गैप भरता है, जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स के बीच में है वो गैप को भरता है, और ये डीएनए जो है प्राइमर को पृथक भी करता है। डीएनए पॉलीमरेज 3rd मेन एंजाइम है, और डीएनए पॉलीमरेज 2nd जो होता है वो 1st और 3rd की अनुपस्थिति में रेप्लिकेशन में यूज हो सकता है, रिपेयर में यूज होता है, लेकिन नॉर्मली ये यूज नहीं होता। सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो डीएनए पॉलीमरेज 3rd होता है, जिसकी खोज क्रेन्स और डैक्यूलिया ने की थी। और ये मेन एंजाइम है प्रोकैरियोट्स में, जो डीएनए का संश्लेषण करता है, डीएनए के स्ट्रैंड्स बनाता है, नए फ्रैगमेंट्स बनाता है। और डीएनए पॉलीमरेज 3rd प्रोकैरियोट्स में सबसे मेन एंजाइम है, जो डीएनए के स्ट्रैंड्स बनाता है, दोनों ही स्ट्रैंड्स पर। इस यानी कि ये जो स्ट्रैंड है इस पर भी डीएनए पॉलीमरेज 3rd बनाएगा और इस पर भी डीएनए पॉलीमरेज 3rd बनाएगा। इनकी जो गैप्स है वो डीएनए पॉलीमरेज 1 भरेगा और प्राइमर को हटाएगा, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 2nd केवल रिपेयर में यूज होता है जब 1 और 3rd नहीं होते हैं। अब जो यूकैरियोटिक एंजाइम है
जो यूकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज। यूकैरियोटिक पॉलीमरेज जो होते हैं वो होते हैं डीएनए पॉलीमरेज, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डीएनए पॉलीमरेज बीटा, डीएनए पॉलीमरेज गामा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन, इन सब का अपना अलग अलग काम है। क्या काम है कि जो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा है वो प्राइमर बनाता है, इसका काम है प्राइमर बनाना। जो आरएनए प्राइमर है वो आरएनए प्राइमर बनाता है दोनों स्ट्रैंड्स पर, यहां पर भी और यहां पर भी, दोनों स्ट्रैंड्स पर आरएनए प्राइमर कौन बनाएगा? अल्फा बनाएगा। बीटा जो होता है उसका काम है डीएनए की रिपेयर करना, यानी कि डीएनए जो टूट फूट हो जाती है उसकी मरम्मत करना। डीएनए रिपेयर का मतलब डीएनए की मरम्मत करना। जो गामा है उसका काम है साइटोप्लाज्मिक डीएनए संश्लेषण, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है उसका संश्लेषण करना। जो डेल्टा है उसका काम है लैगिंग स्ट्रैंड, यानी कि अग्रगामी स्ट्रैंड बनाना प्लस रिपेयर में हेल्प करना, टूट फूट की मरम्मत करना। और जो एप्सिलॉन का है उसका काम है गैप भरना और लीडिंग स्ट्रैंड बनाना, लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस, संश्लेषण। यानी कि जो अल्फा वाला है वो आरएनए प्राइमर बनाएगा, बीटा वाला डीएनए की रिपेयर में हेल्प करता है, गामा वाला साइटोप्लाज्मिक डीएनए यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए बनाएगा, डेल्टा जो लैगिंग है यानी कि पश्चगामी स्ट्रैंड है और रिपेयर में हेल्प करेगा, पश्चगामी स्ट्रैंड बनाएगा। और एप्सिलॉन का काम है गैप को भरना प्लस लीडिंग स्ट्रैंड्स का संश्लेषण करना। तो प्रोकैरियोट्स में 3 प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज होता है, जबकि यूकैरियोट्स में 5 प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज होता है। इसीलिए जो डीएनए पॉलीमरेज है, क्योंकि यूकैरियोट्स में कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है, जटिलता ज्यादा होती है, वहां पर डीएनए 3 जगह पाया जाता है यूकैरियोट्स में बेसिकली। एक न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर, दूसरा साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में, और तीसरा हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट में। तो जो साइटोप्लाज्मिक डीएनए है उसके लिए अलग डीएनए पॉलीमरेज होता है, रिपेयर के लिए अलग होता है, आरएनए प्राइमर के लिए अलग होता है, लैगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड्स के लिए भी अलग अलग डीएनए होता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में ये सारे काम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड करता है, लीडिंग स्ट्रैंड पर भी और लैगिंग स्ट्रैंड पर भी। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से क्वेश्चन आपको अक्सर पूछ लेते हैं। वो क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछेगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार क्या है, उसका बेस क्या है, किस आधार पर वो की जाती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहाँ स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट करी, इंडिया में किसने स्टार्ट करी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के चरण क्या होते हैं, उन चरणों के बारे में बीच में से भी पूछ सकता है। जो उसके 6, 7, 8 चरण होते हैं उन चरण के बारे में बीच में से वो टिप्पणी भी पूछ सकता है। जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है तो वो आपसे पूछ लेगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आप क्या समझते हैं और उसका यूज कहाँ होता है। साउथर्न ब्लॉटिंग होता है, वो साउथर्न ब्लॉटिंग पूछ सकता है, साउथर्न ब्लॉटिंग किसे कहते हैं और साउथर्न ब्लॉटिंग का यूज क्या होता है। इस प्रकार से इसमें से अनेक क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है, और शॉर्ट में भी पूछ सकता है और वो लॉन्ग में भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है, डीएनए अंगुली छाप बोलते हैं इसको, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसको अनेक नामों से जाना जाता है, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो नाम है वो बहुत सारे हैं,
डीएनए प्रोफाइलिंग भी बोलते हैं इसको। इसका जो दूसरा नाम है वो डीएनए टेस्ट भी है, और इसका नाम जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग भी होता है। जेनेटिक फिंगर प्रिंटिंग। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए अंगुली छाप होता है, तो इसकी परिभाषा क्या है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वह तकनीक होती है जिसमें डीएनए में उपस्थित किसी भी जीनोम में, किसी भी व्यक्ति के जीनोम में उपस्थित उन अनुक्रमों को पहचाना जाता है जो विशिष्ट बैंड्स बनाते हैं और जो प्रत्येक जीव में, प्रत्येक मनुष्य में भिन्न भिन्न होते हैं, और वो वंशागत भी होते हैं, और हर व्यक्ति के लिए, हर मनुष्य के लिए वो एक स्पेसिफिक होते हैं, और वो इसका डीएनए प्रोफाइल कहलाता है। जो उसके बैंड्स बनते हैं वो उसका डीएनए प्रोफाइल कहलाता है। या हम ये कह सकते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए टेस्ट या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वो तकनीक है जिसमें हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मनुष्य को उसके डीएनए प्रोफाइल के अनुसार पहचानते हैं, और उसकी जो पहचान होती है वो मदर फादर से वंशागत होती है। और हर व्यक्ति की ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यानी कि प्रोफाइल होता है, डीएनए प्रोफाइल जो होता है वो भिन्न होता है। तो सीधी सी बात है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वो टेक्निक होती है जिसमें हम किसी भी मनुष्य को उसके डीएनए की विशिष्टता के आधार पर पहचानते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यूज होता है वो दो जगह होता है। सबसे पहले किसी क्रिमिनल्स को पहचानने में, किसी भी क्रिमिनल को पहचानने में, किसी जिसने भी कोई गुनाह किया है, रेप किया है या मर्डर किया या किसी और गुनाह में वो लिप्त होता है, उसकी पहचान करने में। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण यूज है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, वो मैटरनल और पैटर्नल जो डिस्प्यूट्स होते हैं, यानी कि मदर फादर के बीच में डिस्प्यूट, या मदर और दो मदर्स के बीच में डिस्प्यूट, या किसी बच्चे के बारे में जो झगड़ा होता है उसको सुलझाने में कि कौन किसी बच्चे का वास्तविक बायोलॉजिकल फादर है, जैविक पिता है, जैविक माता है, कौन सा बच्चा किसी माँ बाप का वास्तव में बच्चा होता है। इन सब समस्याओं को सुलझाने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज एलिक जेफरी ने की थी। एलिक जेफरी ने की थी, और इन्हीं को जनक कहा जाता है, यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक जो हैं वो कौन है? एलिक जेफरी। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के जनक कौन है? एलिक जेफरी है। सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट की थी। इंडिया में, भारत में जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है वो लालजी सिंह और लालजी सिंह के साथ वी.के. कश्यप ने की थी। लालजी सिंह और वी.के. कश्यप ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग स्टार्ट की, और इंडिया में जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो सेंटर है वो हैदराबाद है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस बेस पर आधारित है? जब हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा था तो हमने वहाँ पढ़ा कि किसी भी मनुष्य में 99.9% न्यूक्लियोटाइड या डीएनए सेम होता है, समान होता है, यानी कि हर मनुष्य में 99.9% डीएनए समान होता है, सेम होता है, और केवल 0.1% डीएनए असमान होता है। किसी भी दो मनुष्य में जो असमान डीएनए होता है वो 0.1% होता है। 99.9% डीएनए दो मनुष्य में, सभी मनुष्य में आपस में समान होता है, और ये 0.1% जो डीएनए है इसी में विभिन्नताएं होती हैं, और इसी कारण एक जीव, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भिन्न होता है। ये जो 0.1% डीएनए है, इसके अंदर जो वेरिएशंस पाई जाती हैं, तो यहां पर बहुत सारे टेंडमली रिपीट डीएनए पाए जाते हैं, यानी कि 11 से
60 बेस पेयर्स वाले डीएनए के खंड पाए जाते हैं और ये खंड जो होते हैं वो टेंडमली रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट, बार बार आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं और इसीलिए इनका नाम है VNTRS, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, और इन्हें मिनी सैटेलाइट भी बोलते हैं, मिनी सैटेलाइट। तो वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स का मतलब क्या है कि वेरिएबल का मतलब होता है भिन्न भिन्न, हर व्यक्ति में अलग अलग नंबर संख्या, यानी कि अलग अलग संख्या वाले टेंडम रिपीट्स। टेंडम का मतलब होता है लगातार आने वाले, रिपीट्स का मतलब बार बार वो रिपीट होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम अगर कहें कि एक पर्टिकुलर खंड है, हमने कहा ACCCG जो आगे तक है, अब ये खंड है डीएनए में, तो ये जो एक बेस पेयर वाला 11 से 60 बेस पेयर वाला है वो सब में पहली बात तो अलग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहले वाले में ACCCG है और आगे कुछ भी है, दूसरे में हो सकता है वो हो GCGGGCCA, आगे कुछ भी हो सकता है। तो क्योंकि GCACTGC ये 4 कॉम्बिनेशन इतने ज्यादा कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि 6 बिलियन 7 बिलियन 8 बिलियन में भी किसी भी दो व्यक्तियों का डीएनए सेम नहीं होता। यहां पर ये जो बेस पेयर्स वाले खंड है छोटे छोटे जो लगातार बार बार रिपीट हो रहे हैं वो सभी में अलग अलग होते हैं और माता पिता से वंशागत होते हैं। तो ये जो 11 से 60 बेस पेयर वाले जो डीएनए के खंड होते हैं, सेगमेंट होते हैं, वो किसी भी 2 मनुष्य में समान नहीं होते हैं और किसी में वो 11 वाले होंगे, किसी में 12 वाले, 15 वाले, 20 वाले, 30 वाले, और वो सब में अलग अलग होते हैं। उनका जो क्रम होता है ये भी अलग अलग होता है, लेकिन एक मनुष्य में जो पाए जाने वाले जो रिपीट्स होते हैं वो समान होंगे। अगर फॉर एग्जांपल ये पहले में ये वाला रिपीट है तो उसमें लगातार डीएनए में यही वाले रिपीट्स आएंगे, दूसरे में माना ये वाला रिपीट है तो दूसरे में लगातार ये आएंगे, तीसरे में कोई और रिपीट है तो तीसरे में लगातार आएंगे। तो यानी कि ये जो रिपीट्स होते हैं जो बार बार आ रहे हैं डीएनए खंड, ये सब में अलग होते हैं, सब में पृथक होते हैं, सब में वंशागत होते हैं माता पिता से, और सबका एक अपना स्पेसिफिक पैटर्न होता है और इतने मिलियन बिलियन लोगों में भी वो समान नहीं होता। केवल आइडेंटिकल ट्विंस में ये समान हो सकता है, अन्यथा किसी में ये समान नहीं होता है। 2 समान भाई बहनों में, 2 बहनों में, 2 भाइयों में भी ये समान नहीं होता। माता पिता से जो एक ही माता पिता संतान बनती उनमें भी ये पृथक होता है। तो ये जो वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स होते हैं ये ही आधार होते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। इनको पहचाना जाता है हर मनुष्य में, चूंकि ये अलग होते हैं, इसीलिए जब इनसे बैंड्स बनाए जाएंगे, डीएनए के छोटे छोटे बैंड्स बनाए जाएंगे, तो हर मनुष्य का जो बैंड होगा वो पृथक बनेगा, क्योंकि सबके अंदर जो टेंडम रिपीट्स होते हैं वो अलग होते हैं। इसीलिए जब समान रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो एंजाइम होता है जो डीएनए को कट करता है, न्यूक्लिक एसिड को कट करता है। 3 प्रकार के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जो डीएनए को बाहर से कट करता है वो एक्सोन्यूक्लियस, जो बीच में से कट करता है वो एंडोन्यूक्लियस, और जो एक स्पेसिफिक साइड जो पैलिंड्रोमिक टाइप की होती है उससे कट करता है उसे बोलते हैं हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम उसको पढ़ेंगे। तो इसीलिए जब किसी 2 अलग अलग मनुष्य के डीएनए को समान रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटते हैं तो यहां पर जो खंड बनते हैं वो अलग अलग हुए। क्यों? क्योंकि उसमें जो ये 11 से 60 बेस पेयर वाले रिपीट होने वाले खंड हैं दोनों में पृथक होंगे। इसीलिए समान एंजाइम यूज होने के बाद भी वहां पर जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे, खंड बनेंगे, वो पृथक पृथक बनेंगे, और पृथक पृथक बनने के बाद दोनों की पहचान अलग अलग होगी, क्योंकि दोनों के बैंड्स अलग बनेंगे, स्पेसिफिक बनेंगे, जो उसके लिए यूनिक होंगे, जो उसी के अंदर बन सकते हैं। अब सबसे पहले जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो मैकेनिज्म है हम उसको एक चार्ट के रूप में पढ़ते हैं जिसे हमें याद रखना आसान हो जाएगा। ये इसकी जो स्टेप्स हैं, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तो पहला जो चरण है वो है डीएनए को पृथक करना, यानी कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए।
जब हमें किसी भी व्यक्ति की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी होती है तो हम उसकी किसी सेल से या किसी पार्ट से डीएनए को निकालेंगे, और जो डीएनए जिससे निकाला जा सकता है वो सलाइवा हो सकता है, वो सीमन शुक्राणु हो सकते हैं, कोई स्किन की सेल हो सकती है, हेयर से निकल सकता है, और अनेक सैंपल से, ब्लड से निकल सकता है। तो अनेक सैंपलों से हम डीएनए को पृथक कर सकते हैं, सेल को पृथक कर सकते हैं। और जो डीएनए को पृथक किया जाता है वो हाई स्पीड रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूग से किया जाता है पृथक। अब सेंट्रीफ्यूग और सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर हम किसी मिक्सचर के पार्टिकल्स को उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की सहायता से पृथक करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब क्या है? जब हम किसी मिक्सचर को एक केंद्र के चारों तरफ घुमाते हैं तो घुमाने के बाद जो एक फोर्स लगता है बाहर की तरफ, उसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने के कारण मिक्सचर के जो पार्टिकल्स होते हैं, पृथक पार्टिकल, अपनी डेंसिटी के यानी कि घनत्व के अनुसार अलग अलग पृथक होते रहते हैं। और इस टेक्निक को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, और जो उसमें अपरेटस यूज करते हैं हम उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूग। तो सबसे पहले हम डीएनए को किसी भी सैंपल से पृथक करते हैं हाई स्पीड रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूग की सहायता से। दूसरा स्टेप होता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए का विस्तारण। यानी कि एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। अगर सैंपल बहुत कम होता है, डीएनए बहुत मुश्किल से मिला है और डीएनए की मात्रा बहुत कम होती है, अगर किसी क्राइम स्पॉट से जहां पर कोई केस हुआ है वहां से बहुत छोटा सा एक बूंद मिली है खून की, जिसमें सस्पेक्ट लगता है कि भाई ये किसी मुजरिम का हो सकता है, या कोई सीमन का छोटा सा पार्ट मिला है, या किसी कपड़े से सीमन का पार्ट मिला है, तो अगर सैंपल बहुत कम होता है, अगर कम नहीं है तो ये स्टेप हम नहीं करते हैं। लेकिन अगर सैंपल कम है तो सैंपल कम होने पर डीएनए का विस्तारण करते हैं, डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। और डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए जो अपरेटस हम यूज करते हैं, हम इसे बोलते हैं पीसीआर। पीसीआर की फुल फॉर्म होती है प्यूपिल चॉइस रिएक्शन। और पीसीआर के द्वारा हम बहुत कम डीएनए से बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब होता है कोई भी प्रोसेस जो आउटसाइड द लिविंग मीडियम होता है, जो लिविंग मीडियम के बाहर होता है, जो लिविंग कंडीशन के बाहर होता है, हम उसे इन विट्रो बोलते हैं। और जो लिविंग मीडियम में होता है उसे हम बोलते हैं इन विवो। तो इन विट्रो हम एक छोटे से डीएनए से हम बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं। तो इसमें अगर डीएनए का सैंपल कम होता है, डीएनए कम होता है, तो इस पीसीआर के द्वारा, पीपल चॉइस रिएक्शन के द्वारा, हम बहुत सारे डीएनए कॉपीज बना सकते हैं, जिससे हमारा डीएनए प्रोफाइलिंग करना आसान हो जाता है। तीसरा स्टेप जो है वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का यूज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम द्वारा डीएनए के टुकड़े करना। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जो डीएनए हमने लिया, उस डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज से ट्रीट करते हैं, अर्थात उस पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम छोड़ते हैं, उस पर यूज करते हैं। और यूज करने के बाद जो एक डीएनए होता है उसके बहुत सारे छोटे छोटे वेरिएबल टेंडम रिपीट्स टाइप के जो टुकड़े होते हैं वो बन जाते हैं। और इसके बाद जो अनेक टुकड़े बनते हैं, और उसके बाद जो स्टेप होता है वो होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी कि इसे बोलते हैं जेल वैद्युत कण संचलन। जेल वैद्युत कण संचलन। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी कि वैद्युत कण संचलन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम किसी मॉलिक्यूल को, किसी अणु को, किसी
को हम पृथक करते हैं इलेक्ट्रिक करंट यूज करके, वैद्युत यूज करके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज या वैद्युत के क्षेत्र में जब हम किसी पार्टिकल, किसी अणु को अलग करते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो नेगेटिव पोल की ओर चलते हैं, यानी कि जो ऋणात्मक वाले, जो धनात्मक वाले होते हैं वो ऋणात्मक पोल की तरफ चलते हैं, और जो उल्टे होते हैं वो दूसरी तरफ जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव वाले नेगेटिव की ओर और नेगेटिव वाले पॉजिटिव पोल की ओर चलते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। और जो यूज करते हैं उसमें हम यूज करते हैं एगारोज जेल। जो इसमें स्टेप में यूज होता है वो जेल का नाम होता है एगारोज जेल। अब एगारोज जेल यूज करने के बाद जो डीएनए होते हैं वो जेल पर आ जाते हैं, और जो पांचवा स्टेप है वो पांचवा स्टेप है ये द्विकुंडलित डीएनए को एक कुंडलित डीएनए में बदलना। अब एक कोई भी क्षारीय विलयन, क्षारीय रसायन जैसे NaOH हम यूज करते हैं, और इस क्षारीय रसायन से, क्षारीय यौगिक से जो एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, द्विकुंडलित डीएनए है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद अब पृथक हुए डीएनए खंडों को, अब जो पृथक हुए हैं, पृथक हुए डीएनए खंडों को नाइट्रो सेल्यूलोज या नायलॉन मेम्ब्रेन कला पर, अब जो पृथक हुआ डीएनए खंड है उनको हम जेल से नाइट्रोसेल्यूलोज अथवा नायलॉन मेम्ब्रेन पर स्थानांतरित करते हैं। इसे बोलते हैं हम साउथर्न ब्लॉटिंग। साउथर्न ब्लॉटिंग, हिंदी में इसको साउथर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं। साउथर्न साइंटिस्ट के नाम पर इसको साउथर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। तो अब जो डीएनए हमने सिंगल स्ट्रैंडेड बनाया है, पहले हमने उसको एगारोज जेल में लिया था, अब उस एगारोज जेल से अब इसको नाइट्रोसेल्यूलोज और नायलॉन मेम्ब्रेन पर इसको ट्रांसफर करते हैं, और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं साउथर्न ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग में क्या काम करते हैं? हम किसी भी खंड को पृथक करके किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफर करते हैं। तो जब हम डीएनए को पृथक करते हैं तो इसे हम साउथर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं, जब आरएनए को पृथक करते हैं इसे नॉर्दर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं, और जब प्रोटीन को पृथक करते हैं तब इसे हम ईस्टर्न ब्लॉटिंग, सॉरी वेस्टर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं। तो अब जो पृथक हुआ डीएनए है उसको हमने जेल से नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर कर दिया। सातवां स्टेप, अब चिन्हित जो VNTRS युक्त डीएनए के साथ रेडियो एक्टिव प्रोब्स यूज करते हैं, का प्रयोग करते हैं। अब रेडियो एक्टिव प्रोब्स क्या होते हैं? जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रंगे हुए होते हैं, प्लस वो डीएनए या आरएनए के खंड होते हैं जो सिंगल स्ट्रैंडेड टाइप के होते हैं, और जो हमारा जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर उसके साथ जुड़ जाएंगे और वो हाइब्रिडाइज हो जाएंगे और वो संकर बनाएंगे, एक संकर मॉलिक्यूल बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर डीएनए खंड का जो एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसमें सीक्वेंस ये है ACCGCT है फॉर एग्जांपल, तो इसके साथ जो प्रोब वाला जो डीएनए होगा जब उसके साथ आएगा तो वो डीएनए इसके साथ हाइब्रिडाइज होगा, जिसकी जो सीक्वेंस होती है, जो क्रम होता है वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इसके समान होता है। तो एडेनिन के सामने थाइमीन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन, ग्वानिन ग्वानिन, साइटोसिन
ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन। तो जिस रेडियो एक्टिव प्रोब में ये वाली सीक्वेंस होगी तो उस डीएनए खंड में अगर ये वाला खंड है सिंगल स्टैंडर्ड तो ये इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेगा और ये दोनों मिलकर एक डबल स्टैंडर्ड द्विकुंडलित डीएनए बना लेगा। इसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम संकरण। और जो ये मॉलिक्यूल बनेगा ये कहलाएगा हाइब्रिड, क्योंकि इसमें दो अलग अलग है डीएनए। तो इससे क्या होगा, अब हम चिन्हित वीएनटीआरएस युक्त डीएनए के साथ रेडियो एक्टिव प्रोब्स का यूज करते हैं, जिससे वहां पर कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होगी और दो डीएनए जो खंड है, एक सिंगल स्टैंडर्ड ये वाला और जो रेडियो एक्टिव प्रोब है, आपस में जुड़कर वो एक मॉलिक्यूल बनाएंगे जो द्विकुंडित होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनता है। और ये इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं और जो डीएनए बनेगा वो हाइब्रिड कहलाएगा। जो लास्ट स्टेप है उसमें लास्ट स्टेप में ऑटो रेडियोग्राफी यूज करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी। अब इस ऑटो रेडियोग्राफी का मतलब क्या है कि जो अब ये रेडियो एक्टिव प्रोब जो होते हैं, अब इसके ऊपर जो रेडियो एक्टिव है ये, तो जब इस रेडियो एक्टिव प्रोब के साथ ये जो डीएनए जुड़ गया है तो जो रेडियो एक्टिविटी के कारण जब इस पर एक्सरेज डाली जाएंगी तो ये एक्सरेज डालने पर ये चमकेंगे, यानी कि ये एक्सरे फिल्म पर चमकेंगे और नायलॉन मेम्ब्रेन पर जो ये डीएनए था जब ये हाइब्रिडाइज हो जाता है तो एक्सरे फिल्म पर ये विशिष्ट बैंड देगा। तो जो एक्सरे फिल्म होगी एक्सरे डालने पर तो वहां पर एक स्पेसिफिक फिल्म देता है और जो बैंड्स बनेंगे, इसके जो डीएनए के बैंड्स बनते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं और वो किसी भी व्यक्ति की डीएनए प्रोफाइल होती है। तो इसमें सबसे पहले हम डीएनए को पृथक करते हैं, सेल में से बाहर निकालते हैं, फिर डीएनए अगर सैंपल कम है तो उसको विस्तारण करते हैं अर्थात एम्प्लीफिकेशन करते हैं। इसके बाद उस डीएनए पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से रिएक्शन कराते हैं, यानी कि उसका यूज करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, जिससे डीएनए के टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद उसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से गुजारते हैं, यानी कि जेल वैद्युत कण संचलन से, और उसमें डीएनए जेल पर आ जाता है और उस जेल का नाम होता है एगारोस जेल जो इसमें यूज होता है। फिर द्विकुंडित डीएनए को एक कुंडित डीएनए में बदलते हैं किसी क्षारीय रसायन जैसे NaOH से। फिर पृथक हुए डीएनए को हम जेल से नाइट्रोसेलुलोज और नायलॉन मेम्ब्रेन पर ले जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं साउथर्न ब्लॉटिंग, क्योंकि इसकी डिस्कवरी साउथर्न ने की थी। फिर चिन्हित वीएनटीआरएस युक्त डीएनए के साथ हम रेडियो एक्टिव प्रोब डालते हैं। प्रोब डीएनए के वो खंड होते हैं जिनके सीक्वेंस हमें पहले से पता होती है, या आरएनए के भी हो सकते हैं, जो रेडियो एक्टिव होते हैं और जो आगे जाकर इन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ मिलकर एक कंप्लीट मॉलिक्यूल बनाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, संकरण करेंगे। और जब इन रेडियो एक्टिव हाइब्रिड्स जो बने हैं उन पर एक्सरेज डाले जाते हैं तो एक्सरे फिल्म पर वहां पर बैंड दिखाई देते हैं और वही बैंड उसकी डीएनए प्रोफाइलिंग होती है जो हर मनुष्य की अलग होती है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग।